दोस्तों, क्या आप मान सकते हैं कि नदी के ऊपर एक बांध बना देने से यानी कि एक डैम को कंस्ट्रक्ट करने से पूरे देश की तकदीर बदल सकती है? जी हां। चाइना अपने देश में एक ऐसे डैम की कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है जो ना सिर्फ भारत की नदियों को बल्कि हमारे देश में रहने वाले करोड़ों लोगों की किस्मत को भी प्रभावित करेगा। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक ऐसी वाटर वॉर की डिस्कशन करेंगे जो भारत और चाइना के बीच हो सकती है। और इसके बारे में हमें अब तक लगता था कि शायद ऐसी चीज किताबों में या फिर हॉलीवुड मूवीज में ही होती होगी, बट अब ये रियलिटी बन सकती है। तो क्या भारत रेडी है इस मूव को काउंटर करने के लिए? बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा। इस सवाल का जवाब अब खोजने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मामला है क्या। तो हुआ यह है कि चाइना की केंद्र सरकार ने $137 बिलियन के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। ये प्रोजेक्ट एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि चाइना से गुजरने वाली यारलंग जांगबो नदी के ऊपर बनाया जाएगा। यारलंग जांगबो नदी, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो शायद आपको पता होगा दैट दिस इज नथिंग बट ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का ऐसा है कि तिब्बत के मानसरोवर लेक से इसका ओरिजिन होता है एंड इसकी टोटल लेंथ बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल इट इज 2900 किलोमीटर्स। लेकिन भारत में यह नदी लगभग 916 किलोमीटर के करीब की इसकी लेंथ है। 1625 किलोमीटर के करीब ये जो नदी है ये चाइना से गुजरती है इन एन ईस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां पर इसको यारलंग जांगबो रिवर कहा जाता है और इसी नदी के ऊपर चाइना प्लान कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वो डेवलप करे। इस पावर प्रोजेक्ट की कैपेसिटी थ्री गॉर्जियस डैम, जो अभी तक सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अगेन इट इज प्रेजेंट इन चाइना ओनली, तो उसकी कैपेसिटी है 20 गीगावाट्स की। तो इसकी कैपेसिटी उससे भी 3 गुना होने वाली है, यानी कि 60 गीगावाट्स की। राइट, तो अब इस सब में क्या है कि चाइना अपनी इस रिवर की पोटेंशियल का इस्तेमाल करना चाहता है और कहीं ना कहीं लग रहा है कि देखो, अपने देश की तरक्की के लिए अगर कोई भी कंट्री ऐसा प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहता है उसमें कुछ गलत नहीं है। एंड चाइना की अगर हम देखें तो इस रिवर में एक सेक्शन आता है जहां पर इतनी सारी बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। बेसिकली 2000 मीटर का एक बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप होता है विद इन 50 किलोमीटर्स। तो आप मान लीजिए कि लेट्स से ये 50 किलोमीटर्स का एक रास्ता है और ये 2000 मीटर्स, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर्स, ये एक एलिवेशन है। ठीक है, तो इस तरह से नदी जब नीचे की तरफ जाती है, पानी के अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो टरबाइंस को काफी अच्छे से रोटेट करके बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग एस्टिमेटेड कि एक साल के अंदर अगर ये डैम बन गया तो उससे 300 बिलियन किलोवाट आवर्स की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। जो मैंने आपको बताया कि ये 3 गुना कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू 3 गॉर्जियस डैम। तो कहा जा रहा है, चाइना की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि इस डैम को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इससे ना सिर्फ चाइना को बल्कि पूरी दुनिया को बेनिफिट मिलेगा। ऐसा क्यों है, जरा ध्यान से सुनते हैं। चाइना के क्लेम्स को हमें समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि क्या है कि ये अपने एक अल्टीरियर मोटिव से इनिशिएट करने वाले प्रोजेक्ट को भी कहीं ना कहीं जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर नहीं रखनी, हर एक एस्पेक्ट को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। आप सभी को पता है, अभी रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था जिसमें क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को डिस्कस किया गया था और इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसकी विश्लेषण और उसकी चर्चा होती है बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में। ठीक है, अजरबैजान में ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी। अब यहां पर चाइना के ऊपर एलिगेशंस लगती हैं कि वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस चाइना ही है। और चाइना का मानना है कि अभी आने वाले समय में भी, क्योंकि मैं डेवलपिंग कंट्री हूं तो मेरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होंगी, तो अगर मुझे ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना है, आई नीड टू फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। राइट, तो उसका यही कहना है कि इस प्रोजेक्ट की मदद से जो मेरा कार्बन फुटप्रिंट है उसको मैं जल्दी पीक करके रिड्यूस करना शुरू कर दूंगा, जिसमें पूरी दुनिया का भी फायदा है और इसी के साथ साथ मेरे यहां इंडस्ट्री भी डेवलप होगी और तिब्बत रीजन में भी काफी सारी तरक्की आएगी। ऐसा अनुमान है चाइना की सरकार का कि लगभग $3 बिलियन एनुअली तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन में जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पावर प्रोजेक्ट। तो इस पावर प्रोजेक्ट को चाइना एक अच्छी लाइट में पूरी दुनिया के सामने बता रहा है। लेकिन जितना सब कुछ इतना सिंपल नजर आ रहा है उतना है नहीं। राइट, थिंग्स आर अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहला पॉइंट, चाइना के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट को बनाना हलवा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया
कि जिस लोकेशन के ऊपर इस प्रोजेक्ट को देखा जा रहा है वो दरअसल भारत और चाइना के बॉर्डर के बहुत पास है। ठीक है, एज यू कैन सी अ रेड डॉट है, लगभग इस रीजन अरुणाचल से थोड़ा नॉर्थ की साइड पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जाएगा। दूसरी बात, जो लोकेशन इन्होंने चूज की है उस लोकेशन में विद इन 50 किलोमीटर्स 2000 मीटर्स का वाटर डिसेंट है, जो कि इसको अपने आप में एक इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना देगा। जो कीमत लगेगी वो भी $137 बिलियन, बहुत ज्यादा है, राइट। तो ये काफी बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। अलॉन्ग विद दैट एनवायरमेंटल डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर होगी। ठीक है, जब डैम बनता है तो आप सभी को पता है कि इनिशियली आसपास के कई सारे गांव सबमर्ज हो जाते हैं और उसमें लोगों को डिस्प्लेस करने की जरूरत पड़ती है। जब थ्री गॉर्जेस डैम चाइना में बन रहा था तब 14 लाख लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा था। इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका एस्टिमेट पता लगे कि यारलंग नदी के ऊपर अगर ये डैम बनेगा तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बट चाइनीज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस बात को सीक्रेट रखने की कोशिश कर रही है और ये प्रूफ या ये डाटा हमारे सामने आ ही नहीं रहा कि कितने लोग डिस्प्लेस होंगे। ऑन टॉप ऑफ इट आप सभी को पता है कि अगर चाइना की साइड पर ये डैम बनता है तो जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं जैसे कि भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, आप सभी को पता होगा जब वो बांग्लादेश एंटर करती है तो वहां पर उसको कहा जाता है जमुना, नॉट यमुना बट जमुना। जमुना भी ब्रह्मपुत्र का ही एक और नाम है जो कि बांग्लादेश में कहा जाता है। अब भारत और बांग्लादेश इस पूरे मामले से चिंतित है कहीं ना कहीं, क्योंकि चाइना ने एक यूनिलेटरल डिसीजन ले लिया है। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3 कंट्री से गुजर रही है, राइट। ये चाइना से होते हुए इंडिया आ रही है, फिर बांग्लादेश जा रही है, तो 3 कंट्री से ये ट्रैवर्स कर रही है। तो ऐसे में तीनों कंट्रीज की रजामंदी के साथ ही कोई डिसीजन लेना चाहिए था, बट वैसा नहीं किया गया। दूसरी चीज, भारत और चाइना के संबंध आप सभी को पता है, हालांकि अभी हम रीसेंट पास्ट में कोशिश कर रहे हैं कि हम इन रिलेशंस को ठीक करें। ठीक है, धीरे धीरे गलवान वैली से क्या है, चाइना अपने ट्रूप्स को थोड़ा विड्रॉ करना शुरू हो गया है। भारत की साइड से भी रजामंदी है उसमें कि हमें उस जोन को डीमिलिटराइज करने की जरूरत है, राइट। तो जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हमारी वहां पर होती थी उसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट चाइना का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, सीधी सी बात है कि वी रियली कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। आने वाले समय में मान लीजिए ये डैम बन जाता है, ठीक है, और डैम बनने के बाद भारत और चाइना का किसी भी बात के ऊपर अगर मतभेद होता है तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि चाइना क्या कर सकता है इस डैम की मदद से। पानी को एक्सेस क्वांटिटी में या तो रिलीज कर देगा जिससे भारत के असम और अरुणाचल के कई एरियाज में फ्लडिंग हो सकती है। ऑन द अदर हैंड मॉनसून या एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस समय पर ब्रह्मपुत्र का पानी हमें अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए उस समय पर वो पानी को रोक सकता है और इसका प्रभाव बांग्लादेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत से ब्रह्मपुत्र के बहने के बाद ही वो बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये नदी और भी ज्यादा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज चाइना की मर्सी पर टिक जाएंगे, इस वजह से these two countries are not so happy with this particular project। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस और डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के ऊपर जो इसका इंपैक्ट है वो कहीं ना कहीं एक खतरे का सिग्नल है। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो डैम बन रहा है, कॉस्ट और इंजीनियरिंग चैलेंज तो इसमें है ही। ये डैम बन रहा है या एक बारूद के गोले का ढेर हम तैयार कर रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि जो लोकेशन है इस डैम की, ये लोकेशन प्लेट टेक्टोनिक्स की कन्वर्जेंस के पास हम लोकेट कर पा रहे हैं, राइट। और टेक्टोनिक प्लेट्स आपको पता है कि जहां पर कन्वर्ज करती है, राइट, इसी कन्वर्जेंस की वजह से हिमालयन माउंटेन्स भी बन रहे हैं। तो इन टेक्टोनिक प्लेट्स में आपस में अगर मूवमेंट हुई तो ऐसी सीज्मिक एक्टिविटी हो सकती है जिससे ये बांध टूट भी सकता है। हालांकि चाइना की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि इन सारी चीजों का प्रॉपर आंकलन किया जाएगा और उसके बाद ही इस डैम के ऊपर हम किसी भी तरह की गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। दिस पर्टिकुलर डैम, यारलंग डैम जो है, ये डिजास्टर हो सकता है। अब इस पूरे के पूरे मामले में जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो ये है कि हम जब जानते हैं कि इस डैम के खतरे ज्यादा हैं रादर देन द बेनिफिट्स, तो उनको एड्रेस कैसे किया जाए। क्या भारत इन सारी चुनौतियों के लिए तैयार है? तो देखो, इसका जवाब है कि हम तैयार हैं। ठीक है, वी आर रेडी। हम क्या क्या कर रहे हैं, लेट अस ट्राई टू सी। अब इसमें ऐसा है कि सबसे पहले सेंटर ने अनाउंस कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश में देखो नामचा बरवा नाम की ना एक माउंटेन पीक है जो तिब्बतन हिमालयंस का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र जब चाइना के रास्ते में ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है, ठीक है, ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करते हुए नामचा बरवा के पास वो एक यू टर्न सा लेती है और वहां पर फिर अरुणाचल से एंटर करती है इन सियांग रीजन।
ठीक है। अब सियांग नदी, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में सियांग नदी कहा जाता है, ठीक है। तो सियांग नदी जब यहां से एंटर हो गई तो इसके ऊपर एक बैराज को कंस्ट्रक्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। बैराज क्या होता है कि ये डैम की तरह ही होता है, बट इसमें फर्क ये होता है कि डैम में रिजर्वॉयर होता है, ठीक है। एक्सेस वाटर को स्टोर करने के लिए देयर इज अ रिजर्वॉयर, बट बैराज के अंदर क्या है कि ये एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है जहां पर गेट्स लगे होते हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड की इमेज में अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गेट्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे गेट्स बने होते हैं जो पानी के फ्लो को रेगुलेट और कंट्रोल करने में मदद करती है। तो खुदा ना खासा अगर ये डैम बना लिया चाइना ने, और भारत और चाइना के कभी रिलेशंस के चलते चाइना एक्सेस वाटर कभी रिलीज करने की कोशिश करता है, तो सियांग नदी के ऊपर बना हुआ ये बैरेज, ठीक है, यहाँ बैराज इस पानी को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसी के साथ साथ देखो, ये तो रिएक्टिव मेजर हुआ कि अगर चाइना का डैम बन गया तब हम ये कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि चाइना अगर डैम बना रहा है तो तरीके से बनाए, राइट, और जितना भी डाटा है वो हमारे साथ शेयर करे, क्योंकि ऑलरेडी 2002 के चाइना और इंडिया के बीच में ऐसा एक मेमोरेंडम साइन हो चुका है जिसमें ब्रह्मपुत्र को लेकर जो डाटा है वो हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, राइट। तो चाइना को एक्चुअली ये सारी चीजें शेयर करनी चाहिए थी। तो भारत इसमें इंटरनेशनल लीगल रिकोर्स कहां कहां ले सकता है, इसको भी जरा देखते हैं। देखो इसमें क्या है, भारत और चाइना के बीच में ना कोई ऐसी बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। देयर इज नो बाइंडिंग ट्रीटी बिटवीन इंडिया और चाइना जो चाइना को इस बात पर बाध्य करे कि जो ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इन दिस केस ब्रह्मपुत्र, उस पे वाटर लॉज बेसिकली हम एक दूसरे के अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन फिर भी चाइना और इंडिया में चाहे ये बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, लेकिन फिर भी देयर इज यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस, ठीक है। नॉन नेविगेशनल यूजेस ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेस, व्हाट इज इट? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक एग्जांपल इसकी यही है कि अगर इंटरनेशनल नदी, ठीक है, ट्रांस बाउंड्री नदी है, एक देश से दूसरे देश में जा रही है, और उसको नेविगेशन के लिए अगर आप नहीं यूज कर रहे तो एनर्जी के लिए यूज कर रहे हो, बैराज या डैम बनाने के लिए यूज कर रहे हो, मे बी कैनाल बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि यूएन की एक कन्वेंशन है जिसका इंडिया सिग्नेटरी है, बट चाइना नहीं है, ठीक है। चाइना सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन चाइना इसके प्रिंसिपल्स को मानता है, ठीक है। चाइना एक्सेप्ट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर यूएन कन्वेंशन, और इसी में हम आर्टिकल 5 और आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 7 के प्रोविजंस का इस्तेमाल कर सकते हैं टू परसुएड चाइना नॉट टू टेक यूनिलैटरल डिसीजन। आर्टिकल 5 कहता है कि अगर ऐसी कोई नदी है जो एक से ज्यादा देशों से गुजरती है, और ब्रह्मपुत्र के केस में देखो चाइना, इंडिया एंड बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज आ रहे हैं, तो ऐसे में इस नदी के जो बेनिफिट्स हैं दे शुड बी इक्विटेबली शेयर्ड। ऐसा नहीं है कि चाइना यूनिलैटरली इसके बेनिफिट सिर्फ अपने लिए ही शेयर करेगा, ये सभी के साथ इक्विटेबली, सभी राइपेरियन स्टेट्स मतलब जहां से नदी गुजर रही है उनके साथ इक्विटेबली इन बेनिफिट्स को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इस डैम के बनने की वजह से इट सीम्स के इक्विटेबल शेयर नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर आर्टिकल 5 की इस कन्वेंशन की वायलेशन हो रही है, सो चाइना शुड रिकंसिडर। दूसरी चीज, आर्टिकल 7 ये कहता है कि जब आप कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे इस पर्टिकुलर नदी के ऊपर, राइट, विच इज एन इंटरनेशनल रिवर, एक कंट्री के साथ साथ दूसरे लोअर राइपेरियन कंट्रीज में भी जाती है, तो उसका एनवायरमेंटल इंपैक्ट देखकर ही आप डैम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर उसका इंपैक्ट नेगेटिव है, जो इस केस में नेगेटिव नजर आ रहा है, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री के साथ साथ इंडिया और बांग्लादेश के नेचुरल इकोसिस्टम को, नॉट मरीन बट रिवर इकोसिस्टम को नेगेटिवली इंपैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हुए हम चाइना को कंपेल करने की कोशिश कर सकते हैं, बट क्योंकि चाइना सिग्नेटरी नहीं है तो वहां पर कहीं ना कहीं चैलेंज आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ साथ वी कैन ऑल्सो नॉक द डोर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, और दूसरी लीगल बॉडीज के भी हम पास एडवाइजरी, एक लीगल एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं। इनकी स्टडी के बेसिस पे, जो कि वैसी वही निकलेगी जैसा अभी हम कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पे होने के कारण और लोअर राइपेरियन स्टेट के इंटरेस्ट को सोचा ही नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और दूसरी लीगल बॉडीज भी यही ओपिनियन अपना देंगे दैट दिस डैम, देयर सीम्स टू बी सम लैक्यूना इन द डिजाइनिंग एंड अप्रूवल ऑफ दिस डैम। तो उस केस में भी चाइना के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। ये एक यूनिलेटरल प्रोजेक्ट उन्होंने बना दिया शेयर्ड रिवर के ऊपर, सो दैट इज नॉट राइट, राइट। और क्योंकि साथ साथ यूएस और जापान भी चाइना को साउथ चाइना सी रीजन में जो एक धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है चाइना, उसको लेकर
प्रेशर बिल्ड हो रहा है, तो इस मुद्दे को भी साथ में जोड़कर चाइना के ऊपर थोड़ा फॉरेन और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है, राइट। बट यहां पर चैलेंज वही है कि क्योंकि ये डैम कंस्ट्रक्शन जो है चाइना की अपनी टेरिटरी के अंदर हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो किसी इंटरनेशनली शेयर्ड प्लेस पे आ रहा है या कोई और पावर वहां पर एग्जिस्ट कर रही है जो चाइना के वर्कफोर्स को रोक पाएगी, तो ये चैलेंज होगा चाइना को रोकना, ठीक है। और ऊपर से डेमोक्रेसी ना होने के कारण अपने आप में एक बड़ी समस्या है, राइट। सो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए कि इंडिया के पास देखो ये कुछ सोल्यूशन जरूर हैं, हम बराज बनाकर खुद को प्रिपेयर्ड रख सकते हैं और साथ ही साथ लीगल रिकोर्स ढूंढने की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है दैट व्हाट शुड इंडिया डू इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच अ डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग? तो उसको कमेंट में जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा, और इंटरेस्टिंग वीडियो हम किस टॉपिक पर आपके लिए लेके आए ये भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए जाने से पहले एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के कॉन्टेक्स्ट में आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज CS Live Group _UPSC, एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना मत भूलना, दैट इज hello.chandan sharma, जहां पर आप मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। एंड आज की वीडियो की डिस्कशन में दोस्तों इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंडिया को कैसे इस संकट से मुक्ति लेनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।